गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राइस सर आपके साथ, और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस, जहां आपको आज कराया जाएगा साइंस का अनसॉल्व पेपर, यानी जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उनसे रिलेटेड। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वही सीधे के सीधे एग्जाम में बनते हैं, किस प्रकार से हैं, क्या हैं। तो आज हम सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, चैप्टर बाई चैप्टर बताएंगे। देखो, चैप्टर में सबसे पहले आपकी एक ये आता है कि जो अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रियाओं में आपके पता है, आपके पार्ट होते हैं, जैसे मान लो संकलन या संयोजन। इनमें से एक आता है आपका वियोजन, और एक है हमारा वियोजन अभिक्रिया है, और एक है विस्थापन, और एक है द्विविस्थापन। ठीक है, तो ये संकलन वगैरह क्या है, इसको जोड़ते हैं। जैसे मान लो C+O2 = CO2। ठीक है, यानी इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसमें दो या दो से पदार्थ अधिक अलग, मतलब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक में बिखर जाता है, इसमें वियोजन वाले में आता है आपका। ठीक है, विस्थापन में क्या करते हैं, विस्थापन में यानी एक जो मतलब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके ही जड़ी विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे इसका एक बहुत अच्छा रिएक्शन है Zn+H2SO4। तो ये बना देता है Zn, यानी जिंक जो है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, ZnSO4 + H2, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, इसका ये बहुत ज्यादा आता है आपका। ठीक, ऐसे द्विविस्थापन नहीं, दो आयनों का अवयवों का स्थानांतरण होता है, वो आता है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है वो है हमारा संक्षारण और विकृत गंधिता। ये इसके बारे में आपको पढ़ना है। संक्षारण में भी आपका जो एक वो होता है ना, लोहे में जंग लगना, ये इसमें भी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा। लोहे में जंग लगना, विकृत घनता तो है ही है। ठीक है, ये पहले चैप्टर से ज्यादातर मोस्टली बनते हैं। कौन सी अभिक्रियाएं आती हैं, क्या क्या है इसमें, देखो और भी है। एक बैलेंसिंग के ऊपर भी आता है, बैलेंस करने के लिए रिएक्शनों को, तो बैलेंस आपको सिखाया गया, उसकी प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा बैलेंस में ज्यादातर। ठीक, ये पहले चैप्टर का हो गया। इसमें एक अपचयन, उसमें भी अपचायक और उपचायक, अपचायक और ऑक्सीकारक, ये और इनको भी पढ़ लेना है आपको, ये आता है ज्यादा, ये पहले चैप्टर से ये हो गया। ठीक है, ठीक, अब अगले चैप्टर से बताए। अब देखिए, ये दूसरे चैप्टर से देखिए, इसमें 6 आपके कंपाउंड हैं। सबसे पहले नंबर पर आपको तैयार करना है वो है विरंजक चूर्ण। अब इसमें क्या क्या याद करना है, देखो, इसमें एक तो करना है इसके उपयोग याद करने हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, इसकी रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुणों में ही क्रियाएं दी होती हैं कि इसकी किसके साथ क्रिया करने पर क्या बनता है। ठीक है, तो रासायनिक गुण कम से कम 4 तैयार करें आप, और उपयोग भी 4 तैयार करें। होता क्या है, देखो, उपयोग 2 आते हैं, कम से कम 2 आएंगे तो 2 नंबर का आएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी याद करें, ये फॉर्मूला इसका याद करें, फॉर्मूला, रासायनिक नाम याद करें। ये देखिए, मैं क्वेश्चन आपको वो नहीं बता रहा कि कह दिया, कुछ लोग बता देते हैं ये आएगा, ऐसा नहीं होता। मैं क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आ रही है। इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि विरंजक चूर्ण पूरा आया, नहीं,
या तो उपयोग आएंगे, रासायनिक गुण आ सकते हैं, फॉर्मूला रासायनिक नाम आ सकता है, ये आते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस, इसके भी सेम चीजें, क्या उपयोग, ठीक है, और इसका फॉर्मूला या रासायनिक नाम और इसके रासायनिक गुण। अब इसके साथ साथ इसमें एक और चीज आ जाती है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम, जिप्सम ये भी इसी से रिलेटेड है। जिप्सम नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना या जिप्सम जो पानी मिला देते हैं जम जाता है। इसको आपका मकानों की छतों को तैयार करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर चढ़ाने में, चिकित्सा में हड्डी वगैरह टूट जाती है उससे भी काम आता है, ठीक है। तो ये चीजें हमको याद करनी है। तीसरे नंबर पर आता है आपका खाने का सोडा, खाने का या धोने का, ये भी तैयार करें, ठीक है। अगर पेपर ज्यादा टफ आता है तो ये आएगा, सरल आता है तो ये आएगा, इसके चांसेस बहुत कम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये देखो, ये वाला धोने का सोडा जो होता है वो कास्टिक होता है, कास्टिक, कास्टिक सोडा, ठीक है। और ये वाला जो खाने का सोडा है वो अलग है, कौन सा है, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं बेकिंग, बेकिंग सोडा। जो हलवाई वगैरह शादी पार्टी में जो मंगाते हैं ना बेकिंग सोडा, ये इसी को खाने का सोडा कहते हैं, और धावन सोडा को कास्टिक सोडा कहते हैं। इनकी डिटेल भी आप तैयार करें, समझे, दूसरे चैप्टर से। और दूसरे चैप्टर से क्या तैयार करना है आपको, एक करना है आपको पीएच स्केल, दूसरे चैप्टर से, ठीक है। पीएच पैमाना, पीएच पैमाना, ये भी याद कर लेना, ठीक है। इसी के साथ साथ जल का आयनिक गुणनफल दिया होगा, लॉग वगैरह जो दे रखा है वो तैयार करना है, ठीक। और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पीएच पैमाने से रिलेटेड, जैसे जल का पीएच आता है आपका, ठीक है, जल का पीएच मान कितना है, तो ये उदासीन होता है, 7 होता है इसका। समुद्री जल का कितना है, ठीक है, और आपका रक्त का कितना है, मानव मूत्र का कितना है, ये बहुत ज्यादा आते हैं। आंसू का कितना है, आंसू का, ठीक है, ये ज्यादातर आते हैं पीएच वैल्यू में, पूछ लेता कभी इनकी पीएच वैल्यू का विकल्प में आएगा ये क्वेश्चन, इनमें से कोई एक जरूर बनता है, ठीक है, पीएच पैमाने से रिलेटेड ये वाला। और ये जो कंपाउंड है वो लवण है, वो तो आते ही आते हैं, इनको ध्यान रखना है हमको, ठीक है। ठीक, और अम्ल क्षार भी थोड़े से याद कर लेना। अम्ल क्षार के गुण, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार तीखे होते हैं, ठीक है। एच आयन, ओ एच आयन, अम्ल जल में घुलने पर एच आयन देते हैं, और क्षार जल में घुलने पर ओ एच आयन देते हैं, ये थोड़ा याद रखना है। ये मुख्यतः याद करना है आपको, पीएच पैमाने से रिलेटेड जितना है वो पढ़ लेना है, ठीक। जिप्सम वगैरह ये देख लेना, ठीक। आगे चलते हैं। ये देखो तीसरे चैप्टर से, तीसरे चैप्टर में सबसे पहले तो हमारा अयस्क का जो वर्गीकरण दिया हुआ है, ठीक है, अयस्क का वर्गीकरण जो दे रखा है उसको देखना है। अयस्क का वर्गीकरण, अयस्क का वर्गीकरण, इसको पढ़ना है, ठीक। और आपको पढ़ना है, देखो ये तो 100% आते ही आते हैं। निस्तापन, निस्तापन एक आता है भर्जन, ठीक है, एक आता है प्रगलन, और एक होता है गालक। गालक के भी 2 पार्ट होते हैं, एक अम्लीय और एक होता है क्षारीय। अम्लीय और क्षारीय 2 तरीके के गालक होते हैं, ठीक है। और इसमें आती है आपकी क्रियाशीलता, क्रियाशीलता धातुओं की, धातुओं की क्रियाशीलता कौन सा अधिक क्रियाशील तत्व है, तीसरे चैप्टर से हटा हुआ है। वैसे तो थोड़ा बहुत जो बचा है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अयस्कों के संदर्भ में 2 विधि दे रखी हैं, एक तो फैन प्लवन विधि है, फैन प्लवन विधि, ठीक है, और एक दे रखी है चुंबकीय पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि। इनको तैयार करें, ठीक है। तीसरे चैप्टर से इतना तैयार करना है, ठीक है आपको। चैप्टर 4 से कितना आता है, ये चैप्टर जो 4 है इससे सबसे ज्यादा आता है और सबसे ज्यादा नंबर का आता है।
है, समझे। तो देखो सबसे पहले तो इसमें तुम्हारे जो आबंध हैं आबंध में सहसंयोजी आबंध होते हैं, सहसंयोजी आबंध। इसमें आता है देखो एकल आता है और द्वि आता है और आपका त्रिआबंध आता है, ठीक है। यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड आप अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है, क्या है इसमें। फिर इसके बाद आते हैं आपके हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आता है? हाइड्रोकार्बन में एक तो आता है आपका एल्केन, एक आता है एल्कीन और एक आता है एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, ये आता है। और आता है आपका हाइड्रोकार्बन में संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आते हैं, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये आपके IUPAC नाम से रिलेटेड भी है, आपके एन मेन करके जो है आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और इसके बाद आते हैं क्रियात्मक समूह जो आते हैं। क्रियात्मक समूह में आपका सबसे पहले आता है एल्कोहल समूह है, और आपका कई समूह हैं आपके क्रियात्मक समूह। और IUPAC नामकरण भी आता है इसमें, IUPAC नामकरण, ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया होगा। मैं अभी ये बता रहा हूँ कि आता क्या है, इसको पढ़ा नहीं रहा। पढ़ाने के लिए अलग अलग टॉपिक होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो बना सकता हूँ आजकल में, ठीक है। अगर आप चाहें तो हाइड्रोकार्बन का मैं वो समझाऊंगा, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एल्केन, एल्कीन, एल्कान, संतृप्त, असंतृप्त, सारी चीजें IUPAC सारी क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपके पास ये पहले से रखा हुआ है तो आप उसको तैयार कर लें। समझ नहीं है आपके पास, इसलिए मैं इसको फुल्ली नहीं समझा रहा हूँ। क्रियात्मक समूह कौन से हैं? देखो क्रियात्मक समूह में सबसे पहले आपको याद करना है, क्रियात्मक में ये नामकरण में काम आएंगे, ठीक है। ये नामकरण में क्रियात्मक समूह काम आएंगे। एक तो आता है पहले नंबर पर एल्कोहल, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आपका एल्डिहाइड, ठीक। और आता है आपका तीसरे नंबर पर कार्बोक्सिलिक, चौथे नंबर पे आता है कीटोन, ठीक है। बस ये हैं आपके इंपोर्टेंट। हेलो समूह भी कभी कभार आ जाता है, हेलो, ठीक है। इनके बारे में डिटेल पढ़ लेना। इन्हीं पर डिपेंड आपके आएंगे IUPAC पद्धति जो है, ये जो है IUPAC इन्हीं से नामकरण बनेगा, ठीक है। इनको आप तैयार करना है, ठीक। ये देखो चौथे चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है, इसका 100%, यहाँ लिख लो 100%, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें क्या आते हैं? इसके आते हैं भौतिक गुण, भौतिक गुण। इसके आते हैं उपयोग, और इसके सबसे जो इंपोर्टेंट पार्ट है वो आता है रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। अब रासायनिक गुणधर्म में भी कौन से, जैसे मान लो एक आता है सोडियम से क्रिया, सोडियम से क्रिया आता है, ये एक आता है सबसे ज्यादा, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट से क्रिया आता है, और एक आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
ठीक है, ये मतलब बहुत ज़्यादा आना ही आना है। हर आपका, आप अगर आंसर उठाकर भी देखोगे तो हर सेट में लगभग दिया ही होगा। और आपका ये क्रिया और आती है आपकी NaOH से क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, ठीक है, NaOH से क्रिया। एक आता है KMnO4 की उपस्थिति में क्रिया, उपस्थिति में, समझे, ये बहुत ज्यादा आता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको एथिल एल्कोहल पूरी तरह से तैयार करना है, इसका कोई चीज छुड़े नहीं है, चाहे इसका सूत्र हो, चाहे रासायनिक नाम हो, चाहे आपके भौतिक गुणधर्म हो। भौतिक गुणधर्म भी 4 याद करना कम से कम, उपयोग भी 4 याद करना, और रासायनिक गुणधर्म जितने हैं इसके छान डालो जितने हैं, क्योंकि ये अलग से भी आ जाता है। और ये 8 में क्वेश्चन आता है हमेशा, 8 में लास्ट क्वेश्चन आता है जो आपका 7 नंबर का आता है, ठीक है, तो ये आना ही आना है, ठीक। ये भी देखिए आपका, ये भी टॉपिक है जो 100% आना ही आना है, ध्यान रखो, ठीक है। और इसमें आपके क्या क्या भौतिक गुण, भौतिक गुण, ठीक है, और इनकी बनाने की प्रयोगशाला विधि भी आएगी, उसकी भी ध्यान रखना, जो एल्कोहल है। और एल्कोहल में आपका 2 चीजें और ध्यान रखो, जैसे ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण, ये एल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीकरण, निर्जलीकरण और आपका एस्टरीकरण, एस्टर अब गया 1 2 3, ये इनको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। इसमें उपयोग, और आपका क्या बचा है इसमें, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में आपका जैसे मान लो इनकी क्रिया दे रखी होती हैं कि क्षारों से क्रिया, अम्लों से क्रिया, एल्कोहल से क्रिया, इसमें एल्कोहल से क्रिया, एल्कोहल से क्रिया, ठीक है। भौतिक गुण 4 कम से कम याद करना, उपयोग कम से कम 4 याद करना है, और रासायनिक गुण जितने हैं इसमें तुमने जितने पढ़े हैं, जितना पढ़ सकते हो उसके 7-8 रासायनिक गुणधर्म है, जो क्रिया है मुख्य मुख्य, वो आपको याद करनी है। अम्लीय गुण क्या होते हैं इनके, क्षारीय गुण क्या होते हैं। इसमें एल्कोहल में एक दहन क्रिया भी आती है, दहन, ठीक है। मैंने अपने विद्यार्थियों को सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक समीकरण उसमें यही लिखा है, दहन, ये बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। और इस एथिनॉल में भी ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। और रासायनिक गुण इसमें जरूर याद करें। और आपका इसमें अब देखो ये जो इंपोर्टेंट और है, एक आता है साबुनीकरण, साबुनीकरण या साबुन की सफाई प्रक्रिया, या निर्जलीकरण, वो क्या कहते हैं, क्या है आपका ये निर्मलन, ये बहुत ज्यादा आता है। और आता है आपका अपमार्जक, अपमार्जक, साबुन में अंतर, केवल अपमार्जक भी आ सकता है, ठीक है। साबुन की सफाई प्रक्रिया आती है 100%, इसको साबुनीकरण कहते हैं, निर्मलन। और इसमें मिशेल, मिशेल की अवधारणा भी आती है, मिशेल, मिशेल क्या होता है, ये भी आता है मिशेल, ठीक है। अच्छे साबुन, बुरे साबुन के गुण, और आपके क्या कहते हैं तुम्हारा जो है डिटर्जेंट और साबुन, इसमें अंतर, अपमार्जक या डिटर्जेंट एक ही बात होती है वाली, यानी इसमें अंतर तो बता ही दिया मैंने। कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, ये भी आ सकता है, ये कम आता है, ठीक है। कपड़े धोने का साबुन व नहाने का साबुन, ये थोड़ा कम आता है, ये वाला, ठीक है। और अच्छे साबुन, बुरे साबुन, अच्छे साबुन या बुरे साबुन, ये जरूर याद कर लेना। देखिए एथिल एल्कोहल और एथेनोइक अम्ल और साबुनीकरण, अगर ये आपने किया है तो समझिए कि केमिस्ट्री का 50% पेपर कर लिया तैयार। अगर ये 3 टॉपिक, एथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल और साबुन अपमार्जक, ये तैयार किया है, 80% आपने कर लिया, ठीक।
अब देखो पांचवें चैप्टर से सबसे ज्यादा आता है, देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है, मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसकी क्या क्या चीजें आती हैं, इसकी देखो विशेषताएं आती हैं, गुण आते हैं, ठीक है। विशेषताएं गुण एक ही बात होती है, ठीक है। उपयोगिताएं दोष वगैरह आते हैं। विशेषताएं सीधी सीधी एक लाइन लिख लो, विशेषताएं। अब इसमें गुण भी हो सकते हैं और आपके इसके दोष भी हो सकते हैं, गुण भी हो सकते हैं और इसके दोष भी हो सकते हैं, ठीक है। और आता है उपयोगिताएं। और एक सबसे जो बड़ी चीज आती है वो आती है आपकी आधुनिक आवर्त नियम, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। और जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, दीर्घाकार आवर्त सारणी, इसके दो चीजें, एक आवर्त और समूह, इनके बारे में पढ़ लेना। आवर्त और समूह के बारे में, कौन से समूह आवर्त क्या होते हैं, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें ज्यादातर मोस्टली आती हैं। और एक जो क्वेश्चन बनता है वो जरूर पढ़ लेना, जिसको कहते हैं विकर्ण संबंध, ये भी बहुत ज्यादा आता है, विकर्ण संबंध, इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। बकाया तो लगभग इसमें हो ही जाता है, ठीक। और इसमें जो विकल्प में कुछ बनते हैं, इस जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इसके कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है, ये विकल्प में क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन छपेगा 100%, धातु क्या है, अधातु क्या है, ठीक है। तो जिनके पीछे यम लगा हो समझ लेना धातु है, बकाया सब अधातु हैं। बकाया इसको छोड़कर सारी की सारी अधातु होगी, केवल हीलियम को छोड़कर। हीलियम अधातु है लेकिन उसमें यम लगा है, जिनमें यम लगा होता है वो धातु होती है, यम नहीं लगा है वो अधातु है, हीलियम को छोड़कर, ठीक है। बकाया मिश्र धातु क्या है, बुक में देखोगे टेबल बनी रखी है, वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये मैंने आज केमिस्ट्री के बारे में बताया है, कल ऐसे फिजिक्स के बारे में बताएंगे, फिर बायोलॉजी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए स्मार्ट क्लासेस। जय हिंद, धन्यवाद।